आओ देखो, अब देखते हैं अपन, है ना, हाड़ोती। अब हाड़ोती जैसे समझने से पहले पहले तो इसमें इस शब्द का जो लोकेशन है अपने हाड़ोती, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा अपन देखते हैं। इसमें चीजें छुपी हुई है, इतिहास का मर्म इसमें छुपा हुआ है हाड़ोती के इतिहास का। तो जैसे ये मैप देखते हैं अपन, है ना, तो ये मैप जैसे अपन जैसे देखें तो इस मैप में अपन, अब थोड़ी देर पहले मैंने जैसे देखा तो दिखा बताया था आपको कि जैसे आज भी जैसे जो अपन है कि ये जो पठारी क्षेत्र है इसको अपन जैसे बोलते हैं हाड़ोती का पठार। ये चारों जो जिले हैं, ठीक है ना, ये चारों शामिल है, इसमें अपन को दिमाग नहीं लगाना है कि एक और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, स्वामी मधुपुर को जोड़ दे, नो। वो टेरेन डिसाइड करती है, वहां की जो भूपटल है ना, जैसे लैंड फॉर्म, जैसे जो भू आकृति वो डिसाइड करती है। तो स्वामी मधुपुर वाला मैदानी क्षेत्र है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये इसको अपन जैसे बोलते हैं पठार, ठीक है, पठार। ठीक, पठार जैसे जो है वो मैदान और पहाड़ के बीच की स्थिति होती है। मैदान तो क्या है, जैसे आप जैसे देखो कि जैसे नीचे जो अपन को व्हाइट मार्बल दिख रहा है ना, ये मैदान है। पहाड़ क्या है, पहाड़ जैसे जो अपन ये ऊंचाई जैसे देखे व्हाइट बोर्ड की, ये पहाड़ है। इन दोनों का जैसे जो बीच का जो टेबल की ऊंचाई है, इसको अपन बोलते हैं पठार। समझ गए? तो पठार वाकई में जैसे होता क्या है, जैसे अपन ज्योग्राफी में जैसे कई बार देख चुके हैं, तो टेबल नुमा जो लैंड होता है उसको अपन पहाड़ पठार बोलते हैं। टेबल नुमा कैसे कि समतल भूमि चली आ रही, अचानक से जैसे टेबल नुमा लैंड आया, तो टेबल नुमा लैंड में अपन ने क्या देखा टेबल की आकृति में कि आसपास की भूमि से तुलनात्मक रूप से ऊपर होता है, लेकिन इसका जो टॉप सरफेस होता है वो सपाट होता है, कि इसमें कॉनिकल पीक्स जो जो नुकीली चोटियां नहीं पाई जाती है, और एवरेज हाइट जो होती है वो 500 मीटर से कम होती है। तो ये परिभाषा होती है सारी किसकी, पठार की। प्लेटू जिसको अपन बोलते हैं, तो प्लेटू जो है प्लेन और माउंटेन की बीच की स्थिति होता है, टेबल शेप्ड लैंड होता है, ठीक है। तो ये जो चारों जिले हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, ये आते हैं किसमें, हाड़ोती के पठार में। और जैसे इसके नीचे जैसे अपन देखते हैं एमपी के अंदर ये है मालवा का पठार, एमपी के पश्चिम में। तो बूंदी का पठार जो है, सॉरी, हाड़ोती का पठार जो है ये मालवा के पठार का हिस्सा है, समझ लो। और जैसे अपन इधर बुंदेलखंड देखते हैं यहाँ, तो बुंदेलखंड भी जो है वो मालवा के पठार का उत्तरी कोना है। तो ऐसे अपने को समझना, जैसे क्वेश्चन ये आए कि हाड़ोती का पठार निम्न में से किस पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर आ गया, मालवा आ गया, ठीक है। तो ऐसे किस पठार का हिस्सा है हाड़ोती का पठार, मालवा का, क्योंकि तो दिख ना ये मालवा, ये मालवा का पठार है। तो एक तो चीज है इसमें ये समझने वाली। दूसरा क्या समझना है अपने को, ये जो उत्तर से दक्षिण इनका फ्लो है ना इन जिलों का, ये अपने को ध्यान देना है। ये ध्यान देना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन ने अजमेर देखा था, अजमेर, तो अजमेर से कौन निकला था पहले, नाडोल पाली, फिर पाली से कौन निकला था, ठीक है। और फिर जैसे अपन देखते हैं तराइन के युद्ध के बाद 1310 के आसपास शुरू हुआ, अपने आप में आजाद हो गया। तो ऊपर से दक्षिण, ऊपर से नीचे ये फ्लो है, आजाद होते चले गए। ऐसा कैसा, बिल्कुल इधर है। सबसे पहले जैसे जो अपन मेन रियासत पढ़ेंगे इसके अंदर, वो कौन सी आएगी, वो ये बूंदी आएगी। सारा ये एरिया है ना हाड़ोती का पठार, ये बूंदी के अंडर में, ठीक है। फिर बूंदी से सबसे पहले अलग होएगा, वो सबसे पहले कोटा अलग होएगा, समझ लो। फिर कोटा से जो अलग होएगा वो झालावाड़ अलग होएगा, झाला, सरदार का झाला, ऐसे। तो बूंदी से अलग होएगा कोटा, और कोटा से अलग होएगा झालावाड़। जैसे अपन ने देखा अजमेर से पहले अलग हुआ पाली, नाडोल, और फिर उससे अलग हुए कीतू, जालोर, कीरत सिंह, देखा ना अपन ने। इस तरह अपन को समझना ही है। तो सबसे मेन अब से आए कि झालावाड़ जो रियासत थी वो आजाद होने से पहले किस रियासत का हिस्सा थी, मतलब स्वतंत्र होने से पहले किस रियासत का हिस्सा थी, तो क्या आंसर उसका, कोटा। और कोटा जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने से पहले किस रियासत का हिस्सा था कोटा, ये समझना अपने को, ठीक है। तो बूंदी है, फिर कोटा है, और फिर झालावाड़ है। और एक्चुअली क्या है, जैसे ये पठारी क्षेत्र होने से ये नो डाउट शुरू के अंदर जैसे अपन देखते हैं चौहान डायनेस्टी के अंडर में था, चौहानों के ये सामंत थे सारे, लेकिन फिर धीरे धीरे तुलनात्मक रूप से ज्यादातर समय है ना इन्होंने स्वतंत्र रूप के अंदर ही गुजारा है, स्वतंत्र शासकों के रूप के अंदर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जैसे डंका जब यहाँ बसता था पूरे राजस्थान में, तो सब उन्हीं के सामंत थे। आप तो यूं समझ लो कि पृथ्वीराज चौहान के समय तक जो पूरा राजस्थान जैसे अपन जैसे देखते हैं, ये ऑलमोस्ट रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसके अंडर में था, शाकंभरी के चौहानों के अंदर। कोई सत्ता नहीं थी उनके सामने। ये तो परिस्थितियां जब बदली तराइन के युद्ध के बाद, तब ये सब लाइमलाइट में आए, फोकस में आए, मतलब समझ गए, ये चीज हम लोग समझ। तो अभी तक क्या टेक अवे पॉइंट अपन को ध्यान रखने,
हाड़ौती के पठार से क्या मतलब है, कौन कौन से जिले, 4 जिले उसमें शामिल हैं और कैसे ये स्वतंत्र हुए हुए। सबसे पहले अब हम अपन देखते हो, जयपुर से जैसे आप जा रहे हो इधर मालवा के अंदर, उज्जैन जैसे जा रहे हो जयपुर से, तो जैसे ये आएंगे तो कौन कौन से जिले आएंगे, पहले जयपुर से निकलते कौन सा आएगा, टोंक, है ना। फिर टोंक से निकलेंगे तो अपन क्या आएगा सबसे पहले, बूंदी, कोटा नहीं आता, बूंदी, और बूंदी के बाद कोटा, और कोटा के बाद झालावाड़। ऐसे अपन को ध्यान रखना। तो ये मैप स्टडी भी होती जाएगी और आप चीजें भी समझते जाओगे धीरे धीरे, और फ्लो भी फिर आ जाएगा समझ में, बूंदी से कोटा निकला, कोटा से झालावाड़ निकला। ठीक। फिर दूसरी जो चीज समझने वाली है नीचे आई इधर, अब मालवा जैसे अपन देखा ही था, तो मालवा में जैसे अपन जैसे देखते हैं इधर जैसे आ जाएंगे, ये मध्य प्रदेश अपन जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ है ग्वालियर, ये ग्वालियर, तो ग्वालियर में थे सिंधिया, जैसे वसुंधरा जी सिंधिया ग्वालियर से बिलोंग करती है कि नहीं। और इधर अपन जैसे मालवा जो लिखा है ना, यहाँ नीचे है इंदौर, इंदौर, ठीक है। इंदौर में लिख लो होलकर, 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 ठीक है ना, इंदौर में होलकर। तो ये मराठा शक्तियां थी, ठीक है। ये मराठाओं के जैसे एक तरह से अपन कह सकते हैं ना कि मराठा सरदार हुआ करते थे ये सारे। बड़ौदा के अंदर हुआ करते थे गायकवाड़, ठीक है। नागपुर में हुआ करते थे भोसले, आशा भोसले अपन जैसे देखते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 4 मराठा शक्तियां थी। तो नागपुर में तो थे भोसले, वो ज्यादा दूर पड़ते थे राजस्थान से, इसलिए प्रभावित नहीं कर पाए। बड़ौदा जो अपन देखते हैं ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहां थे गायकवाड़, इधर गुजरात में नीचे, सूरत से नीचे, तो वो भी तुलनात्मक रूप से राजस्थान से दूर थे, राजस्थान को नहीं प्रभावित कर पाए। लेकिन इंदौर जैसे अपन देखते हैं राजस्थान से नजदीक, तो इंदौर में कौन, होलकर। तो अब जैसे जो पेशवा आएंगे ना यहाँ, तो वो ज्यादातर पेशवा में सरनेम लगेगा होलकर। फिर ऊपर देख रहे हैं अपन ग्वालियर, ये ग्वालियर वाले हस्तक्षेप करेंगे। आज वर्तमान में अपन देखते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर सीएम, तो सोचो पहले जब रहे होंगे तो क्या इनका हस्तक्षेप नहीं रहा होगा, वो ऐसे समझना आपने, ठीक है। तो मेन जो 2 मराठा सरदार जिन्होंने राजस्थान में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किया, ये 2 कौन थे, इंदौर के, ऐसे तो उसको यूं नहीं बोलना अपने को, लोकेशन से बोलना, इंदौर के कौन, होलकर, और ग्वालियर के कौन, तो जैसे ग्वालियर के अपन देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली इधर ज्यादा होगा, जयपुर फिर टोंक के रास्ते, दौसा के रास्ते, और होलकर का जो ज्यादा होगा ये हस्तक्षेप, वो कहाँ होगा, हाड़ौती के पठार में होगा, ऐसे है ना। लेकिन उन्होंने दोनों ने तुलनात्मक रूप से राजस्थान की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, नकारात्मक रूप से, सकारात्मक नहीं किया, है ना। अगर मराठा भी अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, और राजपूताना की जो रियासत थी ये अपने आप में क्षत्रिय थे। देखा ही अपन ने, ये वो सवाईमाधोपुर हमीर देवी है, चौहानों से निकल के जैसे जो आया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अगर दोनों हाथ मिला के चलते, मराठा भी क्षत्रिय, राजपूताना रियासत भी क्षत्रिय, तो शायद इतिहास कुछ और ही लिखा जाता। लेकिन दोनों लड़े, मराठा और ये राजपूताना के जो अपन वंशज देखते हैं, राजपूत शासक, ये दोनों आपस में लड़े, तो 2 की लड़ाई में हमेशा तीसरे ने फायदा उठाया। तो जैसे अभी अपन ने देखा जगमाल और प्रताप की लड़ाई में तीसरे किसने फायदा उठाया, अकबर ने। ऐसे अब ये मराठा और ये चौहान शासक लड़ेंगे तो कौन फायदा उठाएगा, तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और अपन ने 1823 सिरोही, समझ गए। तो ऐसे 1818 तक तो ज्यादातर निस्ते नाबूद हो जाएंगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर देंगे सारे राजस्थान की रियासतें, समझ गए। तो ऐसे ये हाड़ौती का इतिहास हम पढ़ेंगे, तो ये इसके ज्योग्राफी से रिलेटेड सेगमेंट है, इसको अपने को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। विडंबना ये होती है कि स्टूडेंट खोलता है बूंदी और चालू हो जाता है फट उसको रखना, कुंजी वहां नहीं है, उस बूंदी की कुंजी कहाँ है, कुंजी इस मैप में छुपी हुई है। ये आप समझ जाओगे ना, तब ज्यादातर खासा बन गया दिमाग में कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ही चलेंगी, अब बिल्कुल इजी हो गया बस। चलो आ जाओ, अब अपन आते हैं हाड़ौती के चौहान। तब हाड़ौती बोलते खुल गया दिमाग के अंदर, हाड़ौती से मतलब क्या है। आओ, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, तो दक्षिण पूर्वी अपन समझ गए, जैसे इस राजस्थान में अपन ये प्लस बनाते हैं, ऐसे अपन ये प्लस बनाया, ये प्लस बन गया, जैसे ऐसे प्लस अपन जैसे बनाते हैं, तो दक्षिण पूर्वी के अंदर आ नहीं ना, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट हिस्सा हो गया ना, ये दक्षिण और ये पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी भाग को हाड़ौती का पठार, है ना, पठार लिख लो उसमें, पठार
हाड़ौती का पठार, ये पर्वत नहीं है, ये मैदान नहीं है, ये क्या है? जैसे हाड़ौती जाना जाता है किसके लिए? मैदानों के लिए, पर्वत के लिए, घाटियों के लिए या पठार के लिए, तो क्या है? पठार। ठीक है, हाड़ौती का पठार नाम से जाना जाता है। बूंदी में ऊषाहार मीणा, इसमें जो आप लिख लो नीचे, ये जैसे जो मेन जो है ये है पड़ीहार, ये सब भी अपने को देखने को मिलेगा। पड़ीहार, परिहार नहीं है ये, गुजर प्रतिहार तो अलग चला गया, प्रतिहार भी नहीं है, पड़ीहार, पड़ीहार है ना। पड़ियारी भी जैसे बोलते थे, पड़िहार, ये दोनों सेम चीज है। तो बूंदी में ऊषाहार और ऊषाहार का दूसरा अपने नाम दोनों मिलता है पड़िहार, एक ही चीज है, मतलब ये वंशज से है ये। पड़िहार मीणों का राज था। इन मीणों का सरदार जैता या बूंदा था, है ना, जैता बूंदा। और इस बूंदा के नाम से क्या नाम पड़ा है बूंदी का, इस क्षेत्र का बूंदी। और बूंदी का मतलब अभी जो अपन जो जैता के समय में बूंदी देख रहे हैं ना, तो ये बूंदी वो नहीं जो आज अपन देख रहे, पूरा जो हाड़ौती का पठार है वो जैता बूंदा के अंडर में, समझ गए? ऐसे जैता बूंदा था। इसने अपने नाम के आधार पर अपने राज्य का नाम क्या रखा? बूंदी रखा। तो जैता बोल दो या बूंदा बोल दो, ये सरदार और मीणा सरदार, और राज्य का नाम इसने अपना रख लिया बूंदी। ठीक है, ऊषाहार या पड़ियार। फिर अपन जैसे देखते हैं, ये तो था पड़ियार राज्य। अब बूंदी में अपन पढ़ते हैं हाड़ा राज्य, समझ लो। और हाड़ा के नीचे लिख लो, हाड़ा से ही निकला कौन सा शब्द? हाड़ौती। हाड़ौती को, पठार को हाड़ौती का पठार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां किस राजपूत वंश ने राज किया है? हाड़ा राजपूतों ने, इसलिए हाड़ा से हो गया हाड़ौती। हाड़ा, बूंदी के हाड़ा राज्य की स्थापना। तो बूंदी के हाड़ा राज्य में कौन आता है? देवी सिंह या देवा। ठीक है, जैसे अपन जैसे देखेंगे, ये जैसे अपन आमेर की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट जैसे आएगा। तो जैसे अपन जैसे देखेंगे यहाँ भी जैसे मीणा सरदारों को राज, फिर वो जीत के कौन हासिल कर लेंगे? यहाँ पे कछावल डायनेस्टी आ जाएगी। ऐसी बूंदी के अंदर तो जो भी है, जो दो सेगमेंट होते हैं चीज, ऐसा आपको ध्यान रखना है बस। तो देवी सिंह या देवा, तो क्या है, जेता बूंदा नामक मीणा को हराकर देवी सिंह वहां का शासक बना और वहां हाड़ा राज्य की स्थापना। हाड़ा के ऊपर लिख लो क्या? हाड़ौती। इस क्षेत्र पर जब से हाड़ा शासकों का साम्राज्य स्थापित हो गया, तभी से इस क्षेत्र क्या कहलाने लग गया? हाड़ौती। और हाड़ा कौन? देवी सिंह या देवा। और जेता कौन? बूंदा, बूंदी, पड़ियार, परियार, ऊषा, ऊषाहार। देवी सिंह ने अपने जीते जी ही अपने पुत्र समर सिंह को 1243 में हाड़ौती का शासक बना दिया। समर सिंह, देवी सिंह का पुत्र समर सिंह भी काफी शक्तिशाली व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समर सिंह के लड़के जेत्र सिंह ने 1274 में कोटा के कोटिया भील को हराकर कोटा को बूंदी राज्य में मिला लिया और कोटा को हाड़ौती की दूसरी राजधानी। समझ रहे हो? तो आप जैसे बता रहे कि जिसको आज अपन हाड़ौती बोलते हैं, धीरे धीरे ये बूंदी राज्य ये सारा, तो कोटिया भील, ठीक है, इसको सरेंडर कराया। तो ये जैसे क्या है, ये सारी अब जैसे अपन जैसे भील ट्राइब जैसे देखते हैं, तो ये दक्षिण राजस्थान में अपने को देखने को मिलती है। तो ये सारा एरिया वही है। ठीक है, तो कोटा से, कोटिया भील से नाम पड़ा कोटा। जब अपन कोटा पढ़ेंगे तब आएगा कोटिया भील। ठीक है, जैसे अभी बूंदा से जैसे अपन जेता बूंदा देखा, तो बूंदा से पढ़ा है बूंदी, ऐसे ही कोटिया भील से पढ़ा है क्या? कोटा। तो कोटा को दूसरी राजधानी किसने बनाई? समर सिंह के लड़के जेत्र सिंह, है ना, इसी लेकिन बनी हुई समर सिंह के समय। ठीक है, राजकुमार के रूप में। तो समर सिंह के लड़के जेत्र सिंह ने कोटा को कोटिया भील से छूट के कोटा को बूंदी राज्य में मिलाया और कोटा को हाड़ौती की दूसरी राजधानी बनाया, मतलब बूंदी राज्य का हिस्सा बनाया जेत्र सिंह ने। ओके, फिर अपन देखते हैं राव नापू सिंह। समर सिंह मुस्लिमों से हुए युद्ध में मारा गया। मुस्लिम लिख लो, वही मलेच। और तब तक जैसे क्या है, देखो अब आप जैसे देखोगे ना, तो 1274 है। थोड़े दिनों बाद ही, करीबन 20 साल बाद क्या हो चुका है, लिख लो नीचे, 1292 तराइन का द्वितीय युद्ध। धीरे धीरे, सॉरी 1192 साइड में लिख लो, 1274 के ऊपर 1192 ऊपर लिख लो। तो जैसे है ना, तराइन को आप हमेशा फोकस में रखा करो, तो तराइन से क्या क्लियर हो जाएगी चीज, अब क्या चल रहा है राजस्थान में, किसकी जैसे तूती बोलती है आज। और ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे 1206 दिल्ली सल्तनत, है ना, मुस्लिम शासक आ चुके हैं। ठीक है, 1274 जैसे काल देखते हैं, तो ये अभी बलबन भी शासक नहीं बना है, उससे थोड़ी सी शुरुआत का फेस है ये। ठीक है, 1206 में लिख लो दिल्ली सल्तनत। तो इल्तुतमिश जैसा महान शासक अभी आके जा चुका है 1274 तक दिल्ली सल्तनत में। तो इसका टोटलिटी में आप लोगों को पता रहेगा क्या चल रहा है इस समय। ठीक है, तो मुस्लिमों से हुए युद्ध में मारा गया। मुस्लिमों में आप लिख लो, आप दिल्ली सल्तनत लिख लो,
मलयज का अगला रिफाइंड रूप अपन सामने अब देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद बूंदी का शासक नापूजी नरपाल के हाथों में आया। इसने सोलंकियों, रेसा सोलंकी, इसमें लिख लो गुजरात, ये गुजरात था इनका गढ़। खींचियों, इसमें लिख लो झालावाड़, जागरण वगैरह जैसे अपन देखेंगे वहां। अब जैसे गुजरात अपन जैसे देखें तो हाड़ौती के पठार से अपन देखें तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात स्थित है कि नहीं है, तो साम्राज्यवादी नीति कोई शासक अपनाता तो उनको जीतता, मालवा को जीतता। हाँ, झालावाड़ अपन ने जैसे देखा ही कोटा को तो दूसरा राजधानी बना ही चुका है समर सिंह का पुत्र, और फिर कोटा से नीचे और गया साम्राज्य विस्तार करने, जहां खींचियों का शासक था झालावाड़ गागरोन को परास्त कर अपना राज्य दक्षिण में पाटन और उत्तर में टोडा तक विस्तृत किया। पाटन लिख लो गुजरात, ये गुजरात में है पाटन, पश्चिमी गुजरात में है, महसाणा के पास जिला है आज पाटन। हाँ, मतलब पटेल तो जैसे क्या ये बाद में जैसे निकली है ट्राइब, और मेन पाटन जैसे क्या, पाटन तो ट्राइबल बहुल इलाका है, और पटेल जैसे जो है ना उसको अहमदाबाद में जो ट्राइब बसे ना व्यापारी जो, उनके लिए वर्ड यूज है। पाटन पूरा मतलब जनसंख्या बहुल जिला है, जो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा से टच होता हुआ है ना, पाटन गुजरात। और टोडा में उत्तर में लिख लो, ये टोडा रायसिंग जैसे जो अपने है टोंक में, ये वो है टोडा, बिशलपुर बांध जिस तहसील में है ना टोडा रायसिंग में, ये टोंक लिख लो, टोडा में टोंक। तो जैसे अपन ने देखा कि ये कहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया नापू ने, तो जैसे ये अपन ने ये उत्तर में देखा यहाँ टोडा रायसिंग, ठीक है, और दक्षिण में जैसे अपन देखें तो पाटन ये पड़ता है इधर गुजरात ही है, तो कोटा भील यहां तक आ गया। फिर ये झालावाड़ की खींचियों को जीत लिया और इधर तक अपने साम्राज्य का विस्तार इसने, समझ लो। मेवाड़ को ज्यादा नहीं जीता इसने, क्योंकि मेवाड़ इस समय वेल नोन शक्ति बन चुका था। ठीक, फिर नापूजी के शासन काल में बूंदी व मेवाड़ों के देखो, बूंदी व मेवाड़ के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। इसी समय मेवाड़ महाराणा कौन, क्षेत्र सिंह आएगा, ये 1364 से 1382 ये डेट लिख दिया ना, ये क्षेत्र सिंह की डेट है, ने मांडलगढ़ व कई स्थान इसे छीनकर मेवाड़ के अधीन कर लिए। मांडलगढ़ लिख लो भीलवाड़ा, देखो मांडलगढ़ जैसे अपन देखे ना, भीलवाड़ा देखो कहाँ है, ये यहाँ है मांडलगढ़, यहाँ इधर तो पड़ रहा है कि नहीं, बूंदी के बिल्कुल बाउंड्री पे। और मेवाड़ जैसे चित्तौड़ यहाँ है, तो बूंदी के पास का एरिया अपने अंडर में कर लिया। है ना, तो जैसे अपन ने ये देखा मांडलगढ़ है ना, वेल नोन वाटरफॉल भी है, तभी आएगा झंडा। तो मांडलगढ़ के कई स्थान इसे छीनकर मेवाड़ के अधीन कर लिए। तो ये मेवाड़ का शासक है कौन, क्षेत्र सिंह। ठीक, और तारीख मैंने जैसे लिख दी, तो जब अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तभी आएगा। फिर क्या, अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1304 ईस्वी में हुए युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, नापू सिंह की। तो 1304 से ब्रैकेट में लिखो 1303 में क्या जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ लिख लो, 1303 चित्तौड़, चित्तौड़। तो इंपॉर्टेंट शक्ति धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी बन ही चुका था, यूं है ना। तो ऐसे अपन को समकालीन जो भी शक्तियां चल रही हैं इनको देखना है। तो मेवाड़ में क्षेत्र सिंह हुआ, दिल्ली सल्तनत भी 1206 में ऊपर देख ही लिया, यूं। फिर अपन पढ़ते हैं अब हल्लू हापा, ठीक है। ये कंपेरेटिवली मेरा इंपॉर्टेंट शासक भी हुआ है, और जैसे अभी अपन ने देखा इसमें देखो नाम आ रहा है, ये राणा लाखा। तो जो क्षेत्र सिंह का लड़का था ये राणा लाखा मेवाड़ के अंदर। तो इन दोनों के अंदर जैसे क्षेत्र सिंह ने जीत लिया भाई बूंदी के पास मांडलगढ़ का, तो ऐसी थोड़ी जिज्ञासा डेवलप हो गई क्षेत्र सिंह के लड़के लाखा में कि अपन भी बूंदी को जीत लें आराम से। लेकिन बूंदी को जीतना इतना आसान नहीं था। अपन जैसे देख ही चुके हैं कि ऊपर तक साम्राज्य, टोडा तक, नीचे पाटन तक तो हराना भाई इतना ही आसान होता, तो मांडलगढ़ को जीता क्षेत्र सिंह ने, तो बूंदी को जीत लिया होता ना, तो बूंदी को जीतना आसान नहीं था। तो लाखा लेकिन समझ नहीं पाया उस चीज को। फिर इसके मन में यूं आया कि बूंदी को तो मैं कैसे न कैसे करके जीतू ही। तो फिर क्या किया, चलो हसरत पूरी करनी है, तो मेवाड़ के अंदर एक मिट्टी का दुर्ग बनाया बूंदी का, और उसको अपनी तलवार से ढा दिया। तो खुशी तो हो गई ना कि हाँ भाई बूंदी को अपन ने जीत लिया। तो ये चीज इसके अंदर है, नीचे लिखा हुआ ना, मिट्टी की प्रतिकृति बनाकर। ऐसे था ये हल्लू हापा,
ये इसका नाम कई जगह हमीर भी अपने को देखने को मिलता है, इसमें लिख लो हमीर, ये सेम वही है, हल्लू हापा हमीर। लेकिन ये हमीर वो नहीं है हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी, वो तो जा चुका, 1301 में काम आ गया वो तो रणथंभौर में, रणमल पाल है क्या। तो ये हल्लू हापा हमीर और लिख लो नाम, कई जगह है इसका नाम, लेकिन मेन नाम है ये हल्लू हापा, ऐसे है ये चीज। तो एक बार इसकी रीडिंग लगा लो आगे और थोड़ा, जैसे जो मैंने आपको पहले नोट्स में इनमें जो भिन्नता है ना, ये हल्लू हापा ही है। तो ये जैसे और थोड़ा इधर सर्च किया तो ये यही बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। ऐसे इसको एक बार रीडिंग लगा लो, फिर कल अपन देखते हैं वीर सिंह आड़ा से हल्लू आपा को भी वापस देख लेंगे, क्योंकि यार लाका जैसे आ जाएगा ना। एक मैं लिस्ट भी दे दूंगा आपको मेवाड़ की शासकों की, फिर उसमें थोड़ा फ्लो बन जाएगा। एक क्या है जो मेवाड़ के शासक है ना, वो कंपेरेटिवली वो लिस्ट यूं ऐसे बनी हुई है, मैं हैंडेड नहीं है, मैं आपको उसको दे दूंगा, आप उसको है ना अपने हिसाब से फेयर कर लेना। देखो गैजेटियर में से उतार के वो शासकों की जैसे क्रोनोलॉजी है पूरी क्रमांक, तो उसको जैसे आप मेवाड़ की पूरी एजिटिस बना लेना, ठीक है ना। फिर जैसे अपन जब मेवाड़ पढ़ेंगे तभी वो लिस्ट काम आएगी, क्योंकि ये शासकों की लिस्ट कहीं मिलती नहीं है अपने को, तो इधर उधर से देख के काफी बनाई हुई है, उसको एक बार फेयर कर लेना। वो हैंड रिटन है, समझने की कोशिश करोगे ना तो चीजें दिखेंगी उसमें, और नहीं देखने की कोशिश करोगे तो कुछ। तो कल अपन पढ़ते हैं आगे हल्लू हापा से। ओके।